नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। वैसे तो पूरे चुनाव अभियान में दंगा, जिन्ना, गन्ना, तमंचा सब कुछ चल रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से पहली चुनावी सभा की और जो बिंदु उठाए हैं उनमें वही कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, छोटे किसानों की चिंता, लेकिन उसके साथ में उन्होंने जनता को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा है, मतलब विकास का विजन और असरदार नेतृत्व। दो बातें बताई। और दूसरी ओर है अहंकार भरा समाज को तोड़ने का काम। समाज को तोड़ने वाले लोग ये नकली समाजवादी, जिनमें गुस्सा है, आक्रोश है। प्रधानमंत्री ने आज 1857 के, और क्यों न जिक्र करते, क्योंकि मेरठ भी तो उसी पश्चिम में है जहां पर आज वर्चुअल रैली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा 1857 की वो ताकत का ध्यान खींचा, उस सिंबल की ओर ध्यान खींचा जिसने उस समय की स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा देने का काम किया था, माने कमल और रोटी। प्रधानमंत्री ने कहा हमने मुफ्त राशन दिया, मतलब हमने रोटी दे दी है। अब मैं कमल लेकर के आपके पास आया हूं। एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने ये कह करके दूर तक निशाना साधा है। और एक और विपक्ष जो सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, झूठ बोलने, विकास न होने, किसानों को परेशान करने के मुद्दे उठा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में जब लाभार्थी भी हैं, जनता भी है और सामाजिक गठजोड़ भी है, तो इन विभिन्न परिस्थितियों में जनता का मूड क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जनता सोच क्या रही है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार, विश्लेषक डॉक्टर अजय प्रकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता, बार काउंसिल के को चेयरमैन अंकज मिश्र जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार जमीर सिद्दीकी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, अंकज जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली समाजवादी, ये भी उन्होंने कहा भाजपा विकास का विजन, असरदार नेतृत्व, ये भी कह दिया कि अहंकार से भरे लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं और हम तो कमल और रोटी लेकर के आए। क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, पहले ये जरा जान लें। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार में हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज गया है जब से आप प्रधानमंत्री हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, आम जनमानस में क्या कहा जा रहा है, मैं कानून का आदमी हूं, कानून की बात बता रहा हूं कि साहब भारत में किसकी सरकार, बोले मोदी सरकार। बोले यूपी में किसकी सरकार, बोले योगी सरकार। अब आप ये बताइए, भारत में भारत की सरकार होगी, यूपी में यूपी की सरकार होगी कि मोदी? देखिए, सरकार तो उत्तर प्रदेश है, संचालित भारतीय जनता पार्टी या कोई कथित पार्टी जीतने के बाद संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसका संचालन कर रही है, सरकार को चला रही है।
आज इन्होंने ये, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये नकली समाजवाद की बात करते हैं, ये किस नकली समाजवाद की बात करते हैं? नकली समाजवाद की बात अगर ये 1989 से करते हैं, जब जनता दल का गठन हुआ, तो जनता दल की सरकार में ये थे, तो ये क्या नकली समाजवादियों को सुरक्षा दे रहे थे? अपने किस दोहरे चरित्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री? उसी नकली समाजवाद को समर्थन देते रहे, और जब उस समाजवादी सरकार लालू जी ने आपका रथ रोक लिया तो आपने दिल्ली में सरकार गिरा दी। ये बात सच है कि समाजवाद की बात करने वाले, जो समाजवाद का सच्चा नारा था कि धन और धरती बंट कर रहेगा, तो धन और धरती बटी का वो तो इनके घर में है। अभी मीडिया परसों बड़ी जोर जोर से राष्ट्रीय मीडिया चिल्ला के बता रहा था कि लगभग 5,000 करोड़ संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों का 550%, 69% पैसा आपके पास आ गया 7 साल में। ये कहां से? अब आइए आप 1857 की बात करिए कि साहब मैंने रोटी दे दी है। अरे रोटी आप क्या देंगे? रोटी तो देता है यहाँ का किसान, अन्नदाता। रात में 2:30 बजे पूस की रात में जो पानी लगाने जाता है, मेहनत करता है, देता है, 750 किसान आपने मरवा दिए। और जिस राशन योजना की ये भारत सरकार बात कर रही, वो तो कांग्रेस की देन है। झोलों में कितना बड़ा बड़ा छपा है कि जनहित खाद्यान्न गारंटी योजना 2013 के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने स्वावलंबी बनना सिखाया। उन्होंने गरीब व्यक्ति को राशन दिया 100 रुपए में। आप चुनाव आया तो आपने 4 महीने राशन दे दिया, बाकी आप 4 महीने घटा दीजिए 60 महीने में, बाकी 50 महीने 55 महीने कहाँ थे? किस कमल की आप बात करते हैं? कमल का फूल आप लेकर आए हैं और नकली समाजवाद की आप बात कर रहे हैं, तो असली समाजवाद क्या है? ठीक बात। जमीर, आप बताइए कि क्या चल रहा है प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर के, योगी के बयानों को लेकर के? अगर हम देखें तो केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर, अमित शाह के बयानों को ले, क्या जनता सोच रही है? और ख़ास तौर से जो आज प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए, है क्या कि प्रधानमंत्री जी जो भी बोल रहे हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन और जो इनके नेता हैं जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे भाजपा के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा, अभी मौर्य जी के भी साथ में क्या हुआ, सिराथू अपने विधानसभा क्षेत्र में जब वो गए तो वहां पर लोगों ने उनके साथ में क्या सलूक किया वो बाकायदा चला भी। जहां तक योगी जी का सवाल है, तो योगी जी एज ए मुख्यमंत्री तो उनको लोग बहुत पसंद कर रहे थे, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो जैसे उन्होंने शुरू कर दिया है, कैराना को लेकर के बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। वो उनके पास जैसे वही एक मुद्दा है और वो कैराना को ही सबसे ज्यादा उछाल रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, अरे मान लीजिए कैराना से पलायन हुआ, और अगर वो मुद्दा नहीं पलायन तो हिंदू ने भी किया, मुसलमान ने भी किया। तो अगर वो ये बात कहते हैं कि हिंदुओं का पलायन वहां से हुआ, तो सवाल ये है कि मुसलमान भी तो पलायन किए वहां से। तो इनको दोनों ही बात करना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो अराजक तत्व थे उनकी वजह से दोनों ही समाज के लोग गए और उन अराजक तत्वों को हमने सजा दे दी या उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, तो उससे दोनों ही पक्ष के लोग खुश होते। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं है। जैसे कि अभी देखा होगा कि आपने भाजपा ने मुस्लिमों को भी अच्छा खासा जोड़ा और इनकी तरफ मुस्लिम जुड़ा भी, लेकिन जब ये बयानबाजी होने लगी उन लोगों के खिलाफ तो उनको लगा कि नहीं सर, सिर्फ दिखावा था। मुख्यमंत्री जी ने फिर वो 80-20 की बात कर दी कि 80% 20%, तो उससे उसका गलत मैसेज गया फिर ये मामला। अजय प्रकाश जी, अब आप बताइए, आपने दोनों के बयान सुने, अंकज जी का भी सुना और जमीर सिद्दीकी का भी सुना, अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बयान के संदर्भ में अपनी बात कहूँ इससे पहले मैं प्रिय मिश्र जी की जो अभी उन्होंने कहा उस पर मैं कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। अब उन्होंने नकली समाजवादी क्यों कहा? क्योंकि देखिए, समाजवाद की जो विचारधारा थी वो तो आचार्य कृपलानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जाने के साथ समाप्त हो गई। अब समाजवाद की आड़ में जो अखिलेश जी के, मुलायम जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में जो समाजवादी धारा
चल रही है वो कितनी समाजवादी है, कितनी परिवारवादी है और कितनी माफियावादी है, ये जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस की बात कही, भाई अब तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है कि कांग्रेस के 70-80 वर्षों के शासन में देश कहाँ से कहाँ तक किस ऊंचाई से गिरता हुआ कहाँ पहुँच गया था। और आज मोदी जी ने जो बात कही है वो मोदी जी की नहीं है, वो जनता के मन की बात है। क्योंकि आज मोदी जी के, अच्छा एक बात और कही मिश्र जी ने कि नाम मोदी सरकार हो रहा है, नाम योगी सरकार हो रहा है। अरे मैं आपको याद दिला दूं, बहुत होता था नेहरू सरकार, बहुत चली इंदिरा गांधी सरकार, तो फिर वहाँ कांग्रेस का तो नाम ही नहीं होता था। तो ये जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसके नाम पे लिया जाता है, तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अब कमल और रोटी की बात, हाँ जरा ये बताइए। कमल और रोटी की बात, तो कमल तो हमारे फूलों में, पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ है और प्रकृति की विकास का, प्रकृति के सौंदर्य का ये बोध कराता है। और कमल हमारे 1857 की क्रांति का एक नायक रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने उसी बिंदु को पकड़ा है कि जैसे वहाँ क्रांति हुई थी और उस क्रांति के द्वारा देश में एक नव चेतना का जागरण हुआ था, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक चेतना का वातावरण, जागरण का वातावरण तैयार किया था। तो आज वही क्रांति, चाहे वो विकास की क्रांति हो, चाहे आर्थिक क्रांति हो, चाहे सामाजिक क्रांति हो, चाहे वो शैक्षिक क्रांति हो, आज वो क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में वो क्रांति दिखाई पड़ रही है। और आज वही फर्क है कि अब ये 10 साल हुए हैं, आज पूरे विश्व में भारत को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। जो बाइडेन भी देख रहे हैं भारत की ओर, आपके मॉरिसन भी भारत की ओर देख रहे हैं, आपकी पुतिन भी भारत की ओर देख रहे हैं। विश्व के मंचों पर भारत को बड़े आदर के साथ सुना जा रहा है। तो विकास की जो बयार चल रही है, विकास की जो धारा चल रही है, जो इससे पहले नहीं देखी गई, प्रधानमंत्री जी ने उसी ओर संदेश किया है। और क्रांति जो 1857 की चेतना थी, वही चेतना आज के जनमानस में भी फिर से जागरण हो चुकी है, वो जाग चुका है और विकास की धारा का ठीक बात। अंकज जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय घमासान मचा हुआ है और रोज बात सिर्फ वही दंगा 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 मुक्त करा दिया। कभी बयान ये आ गया कि अगर चुनाव में ये लोग आ गए तो सहारनपुर जल जाएगा, फिर कराना ये स्थिति हो गई। और इसका कहीं ना कहीं संकेत हमारे जमीर भी दे रहे हैं, कह रहे हैं इनके हिसाब से कि नारा दिया गया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, लेकिन वहीं पर 80 और 20 की बात कह दी गई और वहीं दूसरी ओर अब एक वर्ग को ही लेकर कहा जा रहा है। इससे एक विषम स्थिति पैदा हो रही है। क्या कारण है कि बीजेपी इस तरीके का गेम खेल रही है, इस तरीके का काम कर रही है, और इससे आपको क्या लगता है कि जनता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए सर, थोड़ा सा पीछे जाएं। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पीछे जाएं, इनकी इजाद देखें भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जब 1980 में गठन हुआ और उसके बाद ये सत्ता पाने के लिए मुद्दे ढूंढने लगे, तो इनको सबसे पहला मुद्दा तब मिला जब राजीव गांधी ने अपनी सरकार में, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पांडे जी और कंसर्निंग एसपी वो भी पांडे जी भी थे, उनके माध्यम से शासन ने खोला। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट धमकी दे दी थी कि विश्व हिंदू परिषद फला तारीख को ताला खोल के राम मंदिर में पूजा करेगी। तो अब देखिए, सांप्रदायिकता की बात किसने करी? सांप्रदायिकता की बात करी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, और धमकी दी कि साहब लाखों करोड़ों सैकड़ों जाएंगे। अगर ये देखिए कि अब दूसरा चरित्र देखिए, वहां ताला खुला
पूजा अर्चना होने लगी तो बोले अब मुद्दा हाथ से जा रहा है, तो बोले साहब ताला तो खुल गया, पूजा अर्चना तो हो रही, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया कि साहब नवासी में राम मंदिर बनाएंगे। नवासी का झगड़ा होते होते 90 का दंगा पूरे हिंदुस्तान ने देखा। कौन मरा? निर्दोष आम जनता मरी, हिंदू मरा, मुसलमान मरा। 92 का दंगा देखा। और फिर देखिए इनकी सांप्रदायिकता की बात। यही कल्याण सिंह को भारत उत्तर प्रदेश की जनता ने राम के नाम पे वोट दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक ही बार तो राम के नाम पे वोट लोगे, अब मुख्यमंत्री बनाया। उसके तत्कालीन जब अटल जी से उनकी पटी नहीं तो कहां बैठ गए जाके? मुलायम सिंह की गोद में। यानी कि एक जिसने 90 में लोगों को मरवाया, उस समाजवादी के घर कौन बैठ गया? राम मंदिर की बात करने वाला नेता। तो ये दोनों ही चरित्र बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह। और उसी कल्याण सिंह को जब अटल जी ने निकाल दिया तो वहां चले गए, उसके बाद दूसरी पार्टी बना ली और अपनी राजनीतिक बचत को बचाने के लिए फिर शामिल कर लिया। तो ये तो हुई राजनीतिक बात। अब आइए आप योगी जी पे। योगी जी देखिए हैं महंत, नॉट टू संत। अब ये कितने बड़े रामजीवी हैं, इसका प्रमाण आपको मिलता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वैदिक हिंदू सनातन धर्म के पुरोधा गुरुदेव भगवान राम भद्राचार्य जी, जिनकी विटनेस पर राम मंदिर का मुकदमा एक पक्ष ने जीता, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस विटनेस को 60 पेज में डिटो किया। उन्होंने कानूनन प्रूफ किया कि यहां कभी राम मंदिर हुआ करता था। उन राम भद्राचार्य जी को, बड़े पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कमेटी बनाई, अयोध्या की ट्रस्टी कमेटी बनाई, कहीं नाम नहीं दिया। उनसे बड़ा कोई संत था? योगी जी मुख्यमंत्री बने, दौड़ के गए पैर छूने। राजनाथ जी उनको गुरु मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको 10 बार दिल्ली बुला के बड़े बड़े मुद्दों पे विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जो एकमात्र हिंदुओं का संत है राम भद्राचार्य जी आदरणीय, उनको कहीं स्थान नहीं दिया। अब आइए महत्वपूर्ण चौथी बात, जैसा कि आपने कहा, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ भारत सरकार की तरफ से मन की बात बताते हैं, विकास, खाना, रोटी, कमल का फूल, रोजगार। तो इन सब बातों को योगी जी मंच से क्यों नहीं बताते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोई कैराना तो है नहीं मात्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है कानपुर के आगे से, बिल्कुल, और खत्म होता है सहारनपुर में जाके। तो सहारनपुर की जनता क्या कैराना के नाम पर वोट देगी? या आप अपने घोषणा पत्र में लाइए, खुल के कहिए कि मैं मुसलमानों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ के पाकिस्तान भेजूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। तब तो आप ये बात नहीं करते हैं। आप स्पष्ट कहिए ना कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। अरे अखिलेश ने तो एक बार जिन्ना का नाम लिया था गलती से, और आप रोज 20 बार जिन्ना का नाम लेते हो। अरे तो क्या पाकिस्तान के मुद्दे पे यूपी में सरकार बनाओगे कि जिन्ना के नाम पे? जिन्ना को तो पूजा आडवाणी ने जाके 2004 में इंडिया साइन लिया और सरकार में नहीं आ पाए। तो क्या आपको लगता है अंकल जी कि जो ये सब हो रहा है, इससे जनता में कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उधेड़-बुन में जनता पड़ गई है? बिल्कुल, देखिए उधेड़-बुन में जनता नहीं पड़ गई है, उधेड़-बुन में पड़ गए भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब इनकी सरकार नहीं बन रही है। क्योंकि आपने देखिए पिछले 10 दिनों में आप देखिए कि कितनी तेजी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर प्रचार हो रहा है, डोर टू डोर। जिस देश का होम मिनिस्टर सारे काम छोड़कर अपनी पार्टी को जिताने के लिए दिल्ली छोड़कर, आपके पास प्रदेश में नेता नहीं, यानी कि आपने विकास नहीं किया। अगर आपने विकास किया है, हमारे घर की सड़क बनी है, हमारा बच्चे के ऊपर फर्जी मुकदमे नहीं हुए, आप क्यों नहीं कहते हैं कि पुलिस ने कितने फर्जी मुकदमे लगाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात सहमत हूँ। अजय प्रकाश जी, एक बात ये बताइए कि पश्चिम में आप भी भाषण सुन रहे होंगे, क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री ने भी जब भाषण अपना शुरू किया वर्चुअली, तो वो भी वहीं पर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया, नहीं तो यहाँ तो दंगे बहुत होते थे और यहाँ पर अपराधियों का था, यहाँ दंगा का कानून चलता था। और अगर आप अमित शाह की स्पीच सुनिए, योगी आदित्यनाथ की या किसी की, जेपी नड्डा की स्पीच की, तो कुल मिलाकर के वो वहीं पर केंद्रित हो जाता है। तो क्या कारण है? क्या जो किसानों की नाराजगी है, जो जाट समुदाय
जो कथित रूप से नाराज चल रहा है, क्या इसकी काट यही है और इसी के द्वारा बीजेपी कुछ हासिल करना चाहती है? वर्मा जी, अगर आप मुझे अनुमति दें, हाँ, तो आपने जो मुख्य पूछा है उस मुख्य बिंदु पे आने के पहले मैं थोड़ा सा जो मैंने अभी सुना उस एक दो बातों का मैं उत्तर दे सकता हूँ। हाँ हाँ, संक्षेप में दे दीजिए। बहुत संक्षेप में। देखिए, देश की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर हिंदू कोई अपने हिंदुत्व की बात कहता है तो सांप्रदायिक है, ठीक है। वो अगर रामलला की बात करता है तो सांप्रदायिक है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ कोई वोट बैंक के खातिर तुष्टीकरण की नीति पर वोट बैंक बनाता चला जा रहा है और उसके लिए उन लोगों का नाम ले रहा है जो भारत के विभाजन का कारण, उनको अपना आदर्श मान रहा है, जो लाखों लोगों के कत्ल का कारण बना, तो वो सांप्रदायिक नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं आपको जरा आज़ादी के बात की स्थिति पे ले जाना चाहता हूँ। ये तुष्टीकरण, ये जो बात है ना, ये बहुत पुरानी चल रही है, कांग्रेस की देन है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं बड़े आदर के साथ मुस्लिम भाइयों की भावनाओं का आदर करते हुए कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आज़ादी के बाद से चला है, आज तक वो चलता आ रहा है और चलता रहना चाहिए, ठीक है। उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता में आते ही अपने को धर्मनिरपेक्ष कहलाने की चाहत में पहला कदम उठाया हिंदू कोड बिल। हमारे वकील साहब बगल में बैठे जानते हैं। लेकिन प्रबल विरोध हुआ, वापस हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विरोध किया, नेहरू जी फिर नहीं माने, दूसरी बार लाए। तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अगर आपने जिद किया तो मैं ये गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूँ। नेहरू जी शांत हो गए, ठीक है। ये देश का दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की नीति आज वोट बैंक के नाम पे अब तक चलती आ रही है। और उसका कारण ये है कि आज जो हमारे मुस्लिम भाई वो केवल एक बेचारे वोट बैंक का एक जरिया बनकर रूप लेकर रह गए, ठीक है। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। दूसरे बिंदु पर आता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी गलतफहमी में है। अगर नेहरू जी, मैंने उनका युग देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में अपने कांग्रेस के प्रचार के लिए जगह जगह रैलियां कर सकते थे। मैं तो बड़े छोटे कस्बे का रहने वाला हूँ, खैराबाद सीतापुर का। बचपन मेरा वहाँ स्काउट था, मैंने देखा नेहरू जी वहाँ भी प्रचार कर रहे थे। ये कौन सी बात हुई कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब वो हारी है पार्टी? नंबर एक, सबको अधिकार है हर जगह जाने का। रही बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो वर्मा जी, भाजपा आ रही है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा है कि जाट समुदाय नाराज है, आप पत्रकार हैं। जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही परंपरागत मतदाता है। परंपरागत तो नहीं है, नहीं, सुनिए, सुनिए, 1914 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1914 ले लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1917 ले लीजिए, 300 प्लस जाट, वही हम भी कह रहे हैं। अच्छा, और सुनिए 1914 ले लीजिए और उसके बाद फिर 1917 ले लीजिए, ठीक है, 1919 ले लीजिए। अब किसान आंदोलन का फर्क पड़ा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, है क्या कि एक रालोद का और इनका गठबंधन हुआ और बड़े स्पष्ट रूप, अच्छा क्या अखिलेश जी सांप्रदायिक नहीं है? जो भी बात सांप्रदायिक है, उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा कि मेरा तो YM यादव और मुस्लिम का गठबंधन है, ठीक है। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इसी रूप पेश किया गया। बात आ रही 80-20 की। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब अमित शाह ने, दो मिनट जब अमित शाह ने 100 से अधिक जाट नेताओं की मीटिंग की और उनका वो रुख दिखा, तो खलबली मच गई विपक्ष के खेमे में, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, ठीक है। नंबर एक, अब है क्या कि एक सपा में, विपक्षी पार्टी में क्या है, गोएबल्स एक नहीं है। गोएबल्स माने जर्मनी के हिटलर का बहुत ही विश्वस्त सलाहकार, जो कहता था 100 बार झूठ बोलो तो एक सच हो जाता है। तो प्रोपेगेंडा चल रहा है। आने दिए 10 मार्च को, जाट वैसे ही वोट देगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई जाट का मसला नहीं है, जाट सब भाजपा के। चलिए, मैं मान गया आपकी बात, ठीक है। जमीर, एक बात जरा बताइए, क्या मुसलमानों को वोट बैंक मान लिया गया है? क्या जो तुष्टीकरण की बात हुई है उसके कारण ये सब विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है?
क्या कहेंगे आज मुसलमान सोच क्या रहा है? डॉक्टर अजय प्रकाश जी से मेरा सिर्फ आदरणीय से एक प्रश्न है। अभी इन्होंने 2 सवाल उठाए। एक तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आजादी से पहले से चल रहा है और उसको नेहरू जी ने संरक्षण दिया। कुल मिला के इनका यह कहना था। नहीं, संरक्षण नहीं दिया, मैंने कहा अच्छा खैर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जानकारी है आपको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, क्या जानकारी है आपको कि क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? आप बताएंगे थोड़ा? वो बता दें, पहले आप अपनी बात करिए। पहली चीज। दूसरी चीज हमारा ये कहना है, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण, तो सवाल यह है कि अखिलेश तो मुसलमान नहीं है, या जिस पार्टी को भी मुसलमान वोट देता है तो मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से हो गया? मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है ये कहिए आप। मुसलमान कहां? मुसलमान तो बिल्कुल एक मोहरा बना हुआ है, मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और उसका क्या है कि भाजपा उसको हवा दे रही है और विपक्षियों को उसके लिए मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मुसलमान तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह है, जो चाहता है वो जज्बात की बात करता है। और उसके बाद एक लाइन बताएं कि ये फुटबॉल की तरीके से तो कुछ सोच भी रहा है कि क्या करेगा? बिल्कुल सोच रहा है, बिल्कुल सोच रहा है। देखिए, मुसलमान हमेशा जो है वो चाहे जितनी भी पार्टियां रही हो, किसी मुस्लिम पार्टी के साथ वो नहीं जाता है। अगर जाता तो मुस्लिम लीग के साथ जाता, या वैसी खड़े उनके साथ जाता। लेकिन वो अखिलेश को चुनता है या कांग्रेस को देखता है या कोई भी हो, और भाजपा में भी भाजपा को भी वोट देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इनके दिल में अगर चोर है कि मुसलमान हमारे लिए बिल्कुल दुश्मन है, तो ये सोचा करें। चलिए हम आज छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जानेंगे कि असली में क्या हो रहा है और जनता का मूड किधर है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी चर्चा में कई मुद्दे, कई बिंदु, कई क्रांति, सबका जिक्र हुआ और लग रहा है कि संघर्ष बड़ा रोचक है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता किस ओर जा रही है? क्या जनता का कोई मूड बना है या नहीं बना अभी? इस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अंकज जी आपसे जानना चाहता हूं, आपने बड़े मुद्दे भी देखे हैं, पश्चिम भी आप समझ रहे हैं, पूर्वांचल भी समझ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी गणित क्या कह रही है अब तक? देखिए सर, हमारी तो गणित हम बताएंगे तो उसको आपके दर्शक मेरी व्यक्तिगत गणित लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 50 से 60 जिले में घूमा हूँ, पिछले 10 साल से घूम ही रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जिस पर अभी बड़े भाई अजय भाई साहब कह रहे थे कि मुस्लिम, अगर मेरा अपना ये मानना है, और मेरा अपना क्या मानना है, आम मुस्लिम का मानना है कि अगर मुस्लिम समाज ना हो तो भाजपा की दुकान बंद हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहला निशाना कौन? बोले साहब मुस्लिम, हाय मुस्लिम, बाय मुस्लिम। और अब आप दूसरा पक्ष देख लीजिए, यही मुस्लिम जब मतदान करने जाता है तो चाहे प्रधानमंत्री चुनना हो, चाहे मुख्यमंत्री चुनना हो, किसी हिंदू के लिए ही तो वोट करने जाता है। क्या मुसलमान ओवैसी को बनाने के लिए जा रहा है कि साहब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे कि या जिन्ना के बच्चे बनेंगे? अरे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, उसका परिवार क्या मुस्लिम है? क्या कांग्रेस की प्रियंका गांधी या यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं मुस्लिम हैं कि हाथी मुस्लिम हैं? तो मुसलमान देखिए वोट देकर बना रहा है सूबे का मुखिया हिंदू को, और ये साहब चिल्ला रहे हैं कि साहब हिंदू विरोधी है, ये दंगा कराते हैं, ये झगड़ा कराते हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस सरकार में कोई सबसे सुखी है तो मुस्लिम है। देखिए, मुस्लिम में गरीबी बहुत है, पूरी उज्ज्वला योजना की लाभ ले रहा है, लाल कार्ड का लाभ ले रहा है, राशन ले रहा है, 3 तलाक फिट है आम जनता। लेकिन कमी क्या है? आप उससे प्रेम से बात नहीं करते हो। मुस्लिम से आप प्रेम से क्यों नहीं बात करते हो? उसको तुम आक्रांता क्यों समझते हो? अभी आप समाजवाद की बात कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया जी को मैंने पढ़ा, उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा, कईयों बार लिखा और स्पष्ट कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को यह समझाने में जीवन भर असफल रहा कि हिंदुस्तान का मुगल शासक आक्रांता था, आपका पूर्वज नहीं था। और मैं हिंदुओं को यह समझाने में जीवन भर असफल रहा
कि साहब ये जो आपके साथी मुसलमान भाई हैं, इसी धरती के, इसी मिट्टी के लाल हैं, ये मुगल आक्रांता नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान को लड़ा कौन रहा है? हिंदू और मुसलमान को वो लड़ा रहा है जिससे उसको लाभ है। मायावती जी की बहुत अच्छी राजनीति लगती है जनता को, मुझे भी। उन्होंने स्पष्ट कहा तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, हमें नहीं चाहिए वोट। ले लिया उन्होंने अपनी जात का वोट। आपकी तो कोई जात नहीं है। जनता दल के बीपी सिंह ने स्पष्ट कहा उस समय दौर में कि साहब मुझे तो पिछड़ों का वोट चाहिए 27%, हम आरक्षण ला रहे हैं, और पिछड़ों ने वोट दिया। आपने क्या कहा? आप तो कहते हैं कि साहब राम मंदिर भी बन गया, हम राम को लाए हैं। अब आज सोशल मीडिया में चल रहा है गाना जिस पर एक गहरी आपत्ति है, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे राम को कौन लाएगा? ये किस राम की बात करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, ये किस राम को लाए हैं? ये दशरथ के बेटे अयोध्या के राजा उनको लाए हैं? कि ये घट घट में व्यापक राम को लाए हैं? कि ये हर मिडिल क्लास, हर एक हिंदू के घर की छोटी सी अलमारी में राजा रामचंद्र की फोटो सब परिवार रखी है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको लाए हैं? कि उस राम को लाए हैं कि जब शमशान में मट्टी ले जाता है हिंदू कहता है राम नाम सत्य हो, उस राम को लाए हैं? कि उस राम को लेके आए हैं जिसको हम लोग गांव में कहते हैं भैया जयराम जी की, उधर से आती है आवाज जयराम जी की? किस राम की बात करते हैं? ये किसी की बात नहीं करते हैं, सांप्रदायिकता की बात नहीं करेंगे तो इनका चैनल नहीं चलेगा। अब माफ कीजिएगा भाई साहब की एक छोटी सी बात का उत्तर, कि आपने कहा नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष को साबित करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बली यहीं से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समता मूलक, समाजवादी आदि 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 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धर्मनिरपेक्ष की स्थापना तो उसी समय हो गई थी जब संविधान आया था, और मेरे मुसलमान भाई इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और जमीर भाई भी इत्तेफाक रखेंगे। इसलिए रखेंगे कि बंटवारे की बात, आप कहते हैं साहब बंटवारा एक इंसिडेंट था, एक हादसा था। अगर गोडसे को गोली मारनी थी तो जिन्ना को मारता जाके ना, गांधी को क्यों मारी? 38 किलो के आदमी को, उस अजान बाहु को क्यों मारी जिसने अपना जीवन, अपने जीवन के भारत में आने के बाद 16 साल जेल में काट दिए? उसको तुमने क्यों मारी? बंटवारे के जिम्मेदार गांधी नेहरू नहीं थे, ये 1937 में सावरकर की एक योजना का भाग था। ये बहुत विस्तृत विषय है, जब कभी आप इस पे चर्चा करेंगे तो बताएंगे। लेकिन जहां तक धर्मनिरपेक्ष की बात है, चर्चा करेंगे। एक माफ कीजिएगा, जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, धर्मनिरपेक्ष तो हम भारत में हैं, और भारत का मुसलमान हिंदुओं का इस बात का ऋणी है कि हमने उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया और कहा कि तुम मेरे साथ रहो। हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं इस भारत की, दो हाथ हैं इस भारत के, और बिना उनको साथ लिए कल्पना संभव नहीं है विकास की। आपकी गणित कह क्या रही है? हमारी गणित तो व्यक्तिगत तौर पर यह कह रही है कि सामान्य तौर पर आज गांव गांव का हिंदू और गांव गांव का मुसलमान कम से कम सांप्रदायिकता के घिनौनेपन पर वोट नहीं देगा, वो अपनी आत्मा की आवाज पे वोट देगा, जो 10 मार्च को आपको आपके माध्यम से हम सबको सुनाई और दिखाई देगी। तो क्या कुछ गणित भी आप बता सकते हैं कि कितने सीटें कहाँ किसको मिल रही है? देखिए, मैं तो आप यही के बात बता रहा हूँ कि जो समीक्षा आई है, हाँ, तो उस समीक्षा से मेरे हिसाब से तो प्रदेश में बहुत अच्छा लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो 140 सीट से ज्यादा नहीं आ पाएगी, और विधानसभा में कोई भी दल बहुमत की ओर अग्रसर नहीं। ऐसा कौन सा, एक लाइन में जी, ऐसा कौन सा मुद्दा विपक्ष का आपको अच्छा लग रहा है जिसके कारण कि बीजेपी 140 पे चली जाएगी? विपक्ष के पास कोई अच्छा मुद्दा नहीं है। हाँ, फिर क्या बात? मैं बता रहा हूँ, 140 पे आने का अपना इनका मूल कारण स्वयं है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमने गुजरात मॉडल में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और गुजरात मॉडल आज 5 बरस हो गया है। शहर में आप भी रहते हो, प्रदेश आप भी देखते हो, और मैं तो देख ही रहा हूँ, ना तो कहीं गुजरात मॉडल दिख रहा है और स्थित वहीं की वहीं है। ठीक, जमीर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी गणित क्या कह रहे हो? खास तौर से मैं आपके ही क्षेत्र की ओर बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कितने अच्छे ढंग से अंकज जी ने जो है माइनॉरिटीज की बात की है। क्या सोच रही माइनॉरिटीज, और अगर सोच भी रही है तो क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, माइनॉरिटी जो है वो अब इस समय जो है वो ये देख रही कि कौन जो है
सेकुलर पार्टी है, अच्छा, उसको वो जिताएगी। अब हम तो अभी तय करना बाकी रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल अभी बाकी है। अच्छा। सवाल ये है कि देखिए, अभी हम आपको आंकड़े बता दें कि जैसे पूर्वांचल में आप देखिए तो अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत फर्क पड़ेगा उधर। निषाद भी बहुत हैं, मुसलमान भी, आजमगढ़ वगैरह क्षेत्र में आप देखिए अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की, उधर भी राजभर भी हैं, निषाद भी हैं काफी वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि उधर असर पड़ेगा। तो जितनी सीटें भाजपा जीत के आई थी 2017 में, अब की वो सीटें उसको दिखाई नहीं पड़ रही वहां बहुत ज्यादा। उसके बाद अभी मेरी बात हो रही थी, जैसे अकबरपुर क्षेत्र है ये पूरा इधर, तो अकबरपुर में ऐसे ही बैठे बात होने लगी, कहने लगे साहब उधर भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर उधर पोजीशन बहुत खराब है भाजपा की। अब उसके बाद आप पश्चिम में आ जाइए, पश्चिम में आप देख रहे हैं कि किसानों की जो स्थिति हुई, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जो कुचला किसानों को, उसका भी बहुत असर पड़ा है। जैसे कि अभी डॉक्टर अजय प्रकाश जी कह रहे थे हमारे आदरणीय कि उन्होंने अमित शाह जी ने बुला करके और सब वहां पर जाट के, तो 100 नहीं, मैं आपको बता दूं कि 65 लोग थे उसमें। और उसके बाद जब वहां से वो भाजपा का पट्टा बांध करके आए और जब क्षेत्र में आए अपने, तो वहां फिर उन्होंने पट्टा उतार दिया। उन्होंने कहा साहब हम तो गए थे ऐसा ही, तो बाकी तो हम लोग आरएलडी के साथ हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं कि दिख कुछ रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है, ये है। नहीं तो, मतलब आपको लगता है कि जनता का रुझान किस तरफ है, या लड़ाई किन किन के बीच में हो रही है? जनता का रुझान जो है, देखिए अभी जो हमारे मिश्रा जी ने कहा वो सही कह रहे हैं कि 150 से ऊपर हमारे ख्याल से भाजपा को नहीं आएगी, और बाकी बहुमत से किसी की सरकार बनना नहीं है, ये अभी तक जो लग रहा है, तो उससे यही लग रहा है। चलिए जी, तो आपके हिसाब से बहुमत किसी को मिलने नहीं जा रहा है जी, और सीटें बहुत कम आएंगी। देखिए भाजपा जो बातें कर रही है ना, कि हमने बहुत, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब वो बड़ा विकास हो गया देश का, तो हम ये जानना चाहते हैं कौन सा विकास हो गया? 7 साल से वो सत्ता में है, जीडीपी आज कहाँ जा रही है आप बता दीजिए। अभी कोरोना काल में कितने लोग मरे, क्या सरकार की व्यवस्था रही? ठीक, तो ये सब चीजें हैं, ये जनता देख रही है। जो गंगा में लाशें तैरी हैं वो भी जनता देख रही है। ठीक बात है। अजय प्रकाश जी, अब आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? आपने सुना अंकज जी की बात, आपने सुना जहीर जी की बातचीत, और इन्होंने की भी अपनी गणित आई है, हालांकि मैं उस गणित में अपने को नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जो ये परिस्थितियां पैदा हो गई, या मैं अब आपसे सीधे एक बात पूछे लेता हूं, जरा उसका जवाब दे दीजिए कि अब ये कहा जा रहा है कि सीधी लड़ाई हो गई है भाजपा और सपा के बीच में, तो सपा को इतनी मजबूती कहां से मिल गई जो आज वो सीधे उसके सामने आकर के खड़ी हो गई है और लड़ाई हो रही है? ये बताइए। हाँ, थोड़ा सा समय देंगे आप मुझे? हाँ, थोड़ा। हाँ, देखिए, मूल बिंदु आने के पहले मैं अभी जो मैंने दोनों महानुभावों की बातें सुनी, तो मैं उस लाइन से अलग हट के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं न तो कोई सांप्रदायिकता की बात करूँगा, न मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूँगा, राम के कितने रूप हैं ये मुझे भी अच्छी तरह मालूम है, उस पर बात नहीं करूँगा। मैं केवल मुख्य बिंदु पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं जब भी संविधान की बात हुई तो मैंने भी संविधान पढ़ा है, उसका प्रीएम्बल भी पढ़ा है, बहुत उसमें धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, लेकिन पंथ निरपेक्ष है। हाँ, नहीं, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष संविधान में कितनी बातें लिखी गई हैं और कितनों का पालन किया गया है। धर्मनिरपेक्ष का वो रूप अगर होता आज़ादी से ले अब तक, तो ये समस्याएं नहीं होती, वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, नंबर 1। अब नंबर 2, आप पूछ रहे हैं कि कौन सा अब जनता का मूड क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको जो सबसे बाद में उत्तर देना था सबसे पहले दे रहा हूँ कि 10 मार्च के बाद फिर मिले, अगर आपकी इच्छा हुई फिर मिलेंगे, और भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। भाजपा 260 265 सीट से कम नहीं ला रही है। इसका कारण सिर्फ एक है, इसका कारण कोई सांप्रदायिकता नहीं है, इसका कारण केवल विकास है। अभी जब ये ने पूछा कौन सा तीर मार दिया, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप अभी आपने कोरोना का जिक्र किया। कोरोना की महामारी के दौरान जब सारे विश्व के बड़े बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थीं, माननीय उस समय उत्तर प्रदेश में 5,600 करोड़ का निवेश योगी सरकार ने करके दिखाया था। और छोड़िए, नहीं वो निवेश हुआ कहाँ? डॉक्टर साहब क्षमा कीजिएगा, आपकी बात कट रही है, वो निवेश कहाँ हुआ? अगर निवेश हुआ
तो गंगा जी में लाशें क्यों तैरी? फिर बात सवाल ये है, लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला? लाशें और उसका कोरोना की जो नहीं, उसका संबंध है, तो लाशों का कोई संबंध नहीं है। संबंध है। अगर जो आप कह रहे हैं कितना निवेश किया, कहाँ निवेश किया, आज आप देखिए। पहली बात थोड़ा जमीर एक मिनट क्लियर हो जाए, आप बताइए, आप निवेश की बात कर रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, निवेश के बिना विकास कहाँ है? नहीं, मेरा नहीं, निवेश के बिना विकास कहाँ है? हाँ, बड़े बड़े देश निवेश के लिए, चाइना का विकास क्यों इतना हुआ? निवेश के कारण ही तो हुआ ना, ठीक है ना? तो आज निवेश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब मैं फिर बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि आज उन्हें उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त एक निवेश के अनुकूल वातावरण मिल रहा है, इसलिए आज बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कोरोना की महामारी में भी हुए। जाने दीजिए, भारत का सबसे पहला जो पार्क बना है डिस्प्ले यूनिट वाला, वो बना है नोएडा में। आप सब पत्रकार हैं, नोएडा में बना हुआ है। सैमसंग ने 5,824 करोड़ का निवेश किया है, पहला। और तो जनता, और इस आपातकाल में, इस कोरोना काल में एक भी भूख से मरा हो, मेरे पास मेरे ड्राइवर भी हैं, मेरे घर में काम करने वालियाँ भी हैं, इतना अनाज मिला है, इतना फ्री राशन मिला है। भूख से तो नहीं, लेकिन दवा के अभाव में जरूर मर गए डॉक्टर। दवा के अभाव में तो बड़े सबसे ज्यादा नियंत्रण उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा 25 करोड़ का टीका, सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में ही मरे डॉक्टर साहब। जनसंख्या देख लीजिए, उस अनुपात से बोलिए। 25 करोड़ टीका लगा है, WHO ने प्रशंसा की है, माननी WHO ने प्रशंसा की है। तो WHO का होना ये भी तो सोचिए। नहीं तो इसके बाद ये विकास की गंगा जो है, आज 5 एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। पहले खाली उद्घाटन हुए थे, सो गए थे। आज जो है 5 हमारे एयर कनेक्टिविटी हुई है। जेवर में बड़ा एक हवाई अड्डा बन रहा है। कहाँ विकास नहीं हो रहा है? मैं अजय प्रकाश जी, और इस विकास के मुद्दे पर भाजपा आ रही है, ये मेरा ग्रहित है। अच्छा, अब एक लाइन पर सबसे पूछ रहे हो अंकल जी, जो ये वर्तमान जनता का मूड चल रहा है, यही स्थायी रहेगा कि अभी इसमें बदलाव आएगा? जैसे जैसे विपक्ष हमलावर होगा, जैसे जैसे सत्ता दल हमलावर होगी, तो अभी कुछ आपको रुख बदलता हुआ दिख रहा है? मुझे सर 1 मिनट का अवसर दें। हाँ, बस एक। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े भाई विकास की बात गिना गए, विकास किसी की भी सरकार हो, कागजों में सबकी सरकारों में राम राज्य होता है। कागजों में स्पष्ट दिखता है कि उसका कोई भी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है। माफ कीजिएगा विकास आपने 5 एक्सप्रेसवे गिना दिए, 5 एयरपोर्ट गिना दिए। हिंदुस्तान की कितने प्रतिशत जनता एयरपोर्ट से चलती है? हिंदुस्तान का कितना आदमी एक्सप्रेसवे में जाता है? हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कितना आदमी एयरपोर्ट से चलता है, परसेंटेज बताइए। 26 करोड़ आबादी में, 30 करोड़ आबादी में कितने लाख आदमी चलते हैं? नंबर 1 बात, चलिए आपने नहीं दी है, आपने एक सुई नहीं बनाई है, आपने एक IIT नहीं दिया, आपने कोई एम्स नहीं दिया, आपने कोई अस्पताल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आपने बातें दी। अंकल जी एक लाइन में बताइए जरा, कुछ बदलाव दिखाई देगा आगे, कुछ किसी को प्लस माइनस होते हुए? जनता का बदलाव स्पष्ट दिखाई देगा कि इनकी खुद की GDP 10 तारीख के बाद और गिरना शुरू होगी। महीने तो 140 का 130 पे आएंगे। चलिए जमीर, आपको क्या लग रहा, अभी जो बात आप कर रहे थे कि अभी वो सेकुलर पार्टी की बने, इसके माने हम अगर माने तो माइनॉरिटी अभी मूड नहीं बना पाई है? नहीं, मूड उसका सिर्फ ये बना है कि वो ज्यादातर देखिए 95% जो मुसलमान है वो बीजेपी के उस पे जो सेकंड नंबर पे जो होगा उसी को वो वोट देगा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अभी वो ये मूड बना रहा है कि हमें किसको वोट देना, जो सेकंड नंबर पे होगा उसको देगा। अब अजय प्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपने ये दावा किया है, ये दावा आपका जो है स्थायी है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव भी आ सकता है? बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव जो है बढ़ोतरी की तरफ आएगा, नीचे नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रकाश जी, आपको भी, और अंकज जी आपको भी, और जमीर जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही विश्लेषण हो जिससे कि तथ्य बिल्कुल ठीक सामने आए। देखते रहिए विचार मंथन।
पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।